फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब तक लाइट का सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। यानी कि लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है जब भी वो नॉर्मल के अलोंग जा रही होती है। देखो किसी भी सरफेस पर पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन बेटा हमेशा होता है। जिस कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस कलर का बेटा डेविएशन भी सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है तो वेवलेंथ ऊपर आ जाएगा तो उस पर भी डिपेंडेंस हमें दिख गया। टीआईआर के लिए सबसे पहली कंडीशन है लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी टीआईआर पॉसिबल है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा उल्टा था उसकी इमेज यहां पर कैसी हो गई, सीधी। Hey guys, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, माइंड मैप सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको ये बात याद दिलाता हूं, माइंड मैप लेक्चर का सिंपल सा मतलब होता है पहले आप इस चैप्टर को अपने लेवल पर एक बार अच्छे से पढ़ करके आइए, उसके बाद आधे घंटे के अंदर में हम लोग इस चैप्टर का फुल ऑन रिवीजन करेंगे जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में और चैप्टर्स के रिवीजन में, क्विक रिवीजन में, डिटेल्ड रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए इस माइंड मैप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइट, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म कैसे होता है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब होता है जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, इसका अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। तो लाइट रे का अपने पाथ से डेविएट होने के इस प्रोसेस को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में देखो लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी नॉर्मल से अवे बेंड होगी। कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो वो कोई डेविएशन शो नहीं करती है, सीधे सीधे लाइट रे चली जाती है। राइट, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर ये आपका रेयरर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, तो इस वाले मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। यानी कि लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है जब भी वो नॉर्मल के अलोंग जा रही होती है। ठीक है, यहां पर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्नेल साहब ने दिया था। सबसे पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा बेटा लॉ होता है स्नेल्स लॉ, जिसको मेनली बोला जाता है दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई में आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है आर। तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। यानी कि इसके लिए हम लोग यहां सिंपली लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सिंपल होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम। यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1, जिसमें v1 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। c कांस्टेंट है बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो तुम्हारा v1 अपॉन v2 के बराबर भी लिखा जा सकता है। राइट, कहने का मतलब साइन आई बाई साइन आर जो है वो n2 अपॉन n1 और v1 अपॉन v2 के बराबर होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमारे पास और है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी वेव के लिए v बराबर f लैम्डा लिखा जा सकता है, जहां पर f उसकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा उसका वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब तक लाइट का सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। इसका मतलब अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो v1 की वैल्यू f लैम्डा 1 और v2 की वैल्यू f लैम्डा 2 ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल साइन आई बाई साइन आर n2 बाई n1 दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। इस तरीके से रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग स्नेल्स लॉ को लगा सकते हैं। तो साइन आई और साइन आर का ये जो रेशियो है बेटा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कुछ किताबों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, कुछ में एन से दिखाते हैं। इसका सिंपल मतलब वही है n2 बाई n1 या μ2 बाई μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं कि c बाई v के बराबर है, तो इसका यूज आप कर सकते
सकते हैं। कभी भी आपसे कहा जाए किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब है उस मीडियम में लाइट की स्पीड बेटा कम होती है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक सबसे ज्यादा पता है 2.42 के बराबर होता है, यानी कि डायमंड में लाइट की जो स्पीड है वो C/2.42 के बराबर होती है। राइट, यहां पर आपको बता रहे हैं कि भाई किन कंडीशंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो सबसे पहला कंडीशन, जब कोई भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है, एंगल आई अगर जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होता है बेटा। यहां पर एंगल आई भी जीरो है, एंगल आर भी जीरो है, रिफ्रैक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। राइट, कोई भी लाइट रे अगर इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आती है तो वो भी सीधे सीधे चली जाती है। आपसे कह रहे हैं व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट मीडियम, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बने जिसमें दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम है तो भी लाइट रे ऐसे सीधे सीधे आती है और सीधे सीधे चली जाती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। या फिर जो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई लेंस के केस में अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है तो वो एज इट इज सीधे सीधे चली जाती है, कोई रिफ्रैक्शन बेटा वहां पर नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे बता रहे हैं सर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो कोई भी लाइट रे जब एयर से ग्लास में और ग्लास से वापस बेटा एयर में जाता है, यानी रेयर से डेंसर से अगेन फिर रेयर में जा रहा है, तो लाइट रे जब एयर से ग्लास में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। फिर जब वो ग्लास से वापस एयर में जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर ऐसे बेंड होता है। यहां पर ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये जो इमर्जेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल है, बट थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक गई है। तो ये लाइट रे जितना पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है बेटा। इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि ग्लास ब्लॉक ये जो है ना, इस ब्लॉक के थिकनेस पर डिपेंड करता है। राइट, जितना ज्यादा थिकनेस होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पर भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो देयरफॉर ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, यानी कि लैम्डा पर भी ये डिपेंड कर जाता है। राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर देखो एक बेटा कोई भी मिरर है, किसी भी मिरर में अब जरा समझना क्या होता है। कोई भी जो लाइट रे यहां किसी एक ऑब्जेक्ट से निकल करके मिरर पर आ रही है तो इसका ये जो टॉप सरफेस है यहां से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अभी क्योंकि मिरर का सरफेस नीचे वाला है और इसी ग्लास प्लेट में कुछ ना कुछ थिकनेस भी यहां पर है, तो क्या होगा कि जैसे ही लाइट यहां बी पॉइंट पर पहुंचेगी, कुछ लाइट रे अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आपको भी पता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे ज्यादा होगी, यानी कि यहां मिरर तक अंदर तक लाइट रे पहले ज्यादा पहुंचेगी। तो यहां पर लाइट रे आई थी, इस तरीके से इंसिडेंट लाइट रे आई है, उसका कुछ पार्ट 10-15% ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन 85% के आसपास जो पार्ट है वो नीचे जाता है, यहां से रिफ्रैक्शन होता है। 85% लाइट आई है तो 85% लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां से वो वापस जो है रिफ्रैक्ट होकर के आएगी, यानी सबसे ज्यादा लाइट रे अगर आ रही है तो वो क्यू वाले डायरेक्शन में आ रही है। राइट, उसके बाद यहां से कुछ उसका पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट होता है, फिर से यहां से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो कुछ रिफ्रैक्ट होगा फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगा। देखो किसी भी सरफेस पर पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन बेटा हमेशा होता है, यानी कि अगर कोई भी मिरर है तो मिरर्स की भी जो टॉप सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसी सरफेस के अंदर जाके रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। राइट, दोनों ही काम यहां पर हो रहा होता है। तो सबसे ज्यादा लाइट रे अगर आप देखोगे तो क्यू के अलोंग आ रही होगी, जबकि बाकियों में इंटेंसिटी जो है वो लाइट की कम होगी। तो कह रहे हैं सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट। सेकंड इमेज कहां बनेगा, ये जो लाइट रे गई है ना, इसी को जब पीछे की तरफ बढ़ाया है तो सेकंड इमेज, ए की जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, A2 पर बनी है सेकंड इमेज, जो सबसे ज्यादा चमकदार इमेज है। जबकि A1, A3, A4, A5 पर भी इमेजेस बनी है, लेकिन वो उतनी ज्यादा चमकदार इमेज नहीं होती है। व्हाइल द अदर्स आर ऑफ डिक्रीजिंग ब्राइटनेस, यानी कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस अगर किसी की है तो वो A2 है, उसके बाद A3, फिर A4, फिर A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ब्राइटनेस जो है वो लगातार बेटा कम होती रहेगी। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी प्रिज्म की। देखो कोई भी जो प्रिज्म होता है उसका शेप इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप होता है, 3D शेप होता है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल को ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो 3D शेप बन जाएगा। उसी 3D शेप को हम लोग इस तरीके का प्रिज्म कहते हैं। किसी भी प्रिज्म में क्या होता है इस चीज को आ जाओ मैं आपको फटाफट बता दूं। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में अगर हम लोग कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे पहले
अपने बेस की तरफ बेंड होती है। क्यों बेंड होती है? क्योंकि देखो ये इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन था, जबकि यहां पर जो नॉर्मल होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लाइट रे को जाना था ऐसे, बट क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल नीचे था, तो लाइट रे जिसको ऐसे जाना था वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। फाइनली वो जो लाइट रे है यहां पर अगर मैं फिर से नॉर्मल बनाऊंगा तो लाइट रे कुछ ऐसे बेस की तरफ बेंड हो जाएगा। इसी को याद करने के लिए एक ट्रिपल एस भी मैंने बताया था आपको, बेबी को बेस पसंद है, यानी कि ये जो लाइट रे जाती है उसको बेस पसंद है तो बेस की तरफ बेंड हुआ, फिर से बेस पसंद है तो बेस की तरफ और ज्यादा बेंड हुआ। कोई भी प्रिज्म आने वाली लाइट रे को अपने बेस की तरफ बेंड करने का काम करता है, तो यहां पर भी लाइट रे ओवरऑल बेस की तरफ बेटा बेंड हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसी को पीछे की तरफ बढ़ा दूंगा तो इस एंगल को बेटा एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर द सेकंड सरफेस, बट किताबों में इसको R2 से ही डिनोट करते हैं और इसको I2 या E एंगल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो डेल्टा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद दिलाऊं जो कि डिराइव करके निकाला जाता है, दैट इज A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I1 प्लस एंगल I2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म, ए वाला जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, जो कि ये वाला एंगल है। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो I1 प्लस I2 के बराबर होता है। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस और I2 होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसके बराबर होता है। दूसरा एक फॉर्मूला यहां से और निकाला जाता है, दैट इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, that is equal to refractive index of the glass of the prism with respect to surrounding medium यानी कि एयर। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ के थ्रू बेटा फॉर्मूला मिल जाता है हम लोग को। सर डेल्टा एम का मतलब क्या है? डेल्टा एम का मतलब होता है द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसके लिए बेटा यहां पर एक ग्राफ आपको सिखाया जाता है कि अगर आप कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाता है ना, तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, किसी एक पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाता है, उसके बाद वो लगातार जो है एंगल ऑफ डेविएशन लगातार बढ़ता रहता है। तो एक स्पेशल पॉइंट हमारे पास आ गया जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। वो पॉइंट बेटा तब मिलता है जब एंगल I1 एंगल I2 के बराबर हो, सिमिलरली एंगल R1 जो है वो R2 के बराबर हो। यानी पीछे वाले डायग्राम में अगर I1 I2 के बराबर हो, R1 R2 के बराबर होगा, तभी वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये मिनिमम डेविएशन के केस में लगाया हुआ फॉर्मूला होता है, राइट। इसी के में अगर हम लोग ये कह दें कि प्रिज्म का ये जो एंगल है अगर ये बहुत बहुत स्मॉल एंगल है, यानी कोई ऐसा प्रिज्म है जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो यहां पर बेटा एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए, राइट। यानी कि मिनिमम डेविएशन जो है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला और मिल जाता है प्रिज्म के केस में। तो ये 2 ही 3 फॉर्मूले हैं प्रिज्म में जो आपके काम में आने वाले हैं, राइट। डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो आपसे कह रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए भाई उसके लिए डेविएशन भी अलग होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 टाइम्स एंगल ए के बराबर है। तो बेटा जिस का डेविएशन ज्यादा है उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। तो साफ सीधी बात है, जिस कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस कलर का बेटा डेविएशन भी सबसे ज्यादा होता है, राइट। हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर विल बी द डेविएशन। इस चीज को अच्छे से समझो। और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस पर्टिकुलर कलर के लिए लाइट की जो स्पीड है वो मिनिमम भी हो जाती है। तो इसको भी आप पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखो यही वाला फॉर्मूला लिखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो म्यू माइनस 1 टाइम्स ए होता है, लेकिन ध्यान रहे ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है यहां पर वो बहुत ही छोटा एंगल होता है। फिर कह रहे हैं रियल एंड एपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो साफ सीधी सी बात है कि अगर कोई भी एक कंटेनर यहां रखा है, इस कंटेनर में कोई चीज यहां नीचे रखी है और हम लोग क्या करें, इस कंटेनर में इस तरीके से पानी भर दें, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे देखो ऐसे निकल रही है, ये वाली लाइट रे तो सीधे सीधे ऐसे चली जाएगी, इसमें कोई रिफ्रैक्शन भाई साहब नहीं हो रहा है। दूसरी एक लाइट रे हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, ये वाली लाइट रे क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है बेटा, ये वाली जो लाइट रे कुछ ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे इधर की तरफ देखो डाइवर्जिंग नेचर है, तो ऊपर तो कभी इनको मिलना नहीं है। इनको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां कहीं पर जो ऑब्जेक्ट नीचे रखा था, इस ऑब्जेक्ट की एक
वर्चुअल इमेज बेटा यहां पर हमें मिल जाती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ थी वो इतने के बराबर थी, लेकिन हमें उसकी गहराई क्या फील होगी, वो हमें ये फील होगा, यानी कि इस वाली डेप्थ को एपेरेंट डेप्थ कहा जाता है, ठीक है। ये इसका रियल डेप्थ है, ये इसका एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। और ये जितना ऊपर की तरफ बेटा शिफ्ट हो गया है, इसी शिफ्टिंग को नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है, राइट। इसी को नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। इसी का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बताया गया, मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूं। एपेरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, यानी कि अगर आप एयर मान रहे हैं, वाटर मान रहे हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। तो एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो गया रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। अगर आपका मन है यहां से नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू निकालने का, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ खुद जो है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। तो यहां से आप नॉर्मल शिफ्ट का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके से आप नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूले को बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो रियल डेप्थ होता है या एपेरेंट डेप्थ है किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंस ऑफ द शिफ्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको शिफ्टिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंडेंट दिखा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भाई ये थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। देखो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसा डिपेंडेंट है, साफ दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ ऊपर आ जाएगा, तो उस पर भी डिपेंडेंस हमें दिख गया। रियल डेप्थ पर डिपेंड कर ही रहा है, यानी कि कितना लिक्विड हमने भरा है, तो उस मीडियम की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। सेम चीज को ऐसा भी कहा जा सकता है कि भैया ये एक ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट का थिकनेस कुछ टी के बराबर है और हमने कोई चीज यहां नीचे रखी हुई है ना, जो नीचे रखी होगी उसको यहां कहीं से देखोगे तो वो यहां कुछ ऊपर दिखाई पड़ रही होगी। इसी शिफ्टिंग को बेटा नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। 100% सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, हालांकि शायद किताबों में आपको ये फॉर्मूला देखने को ना मिले। फिर कह रहे हैं सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो कोई भी लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, लाइट रे आपका डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, तो बेटा एक ऐसा भी एंगल आता है जिस पर लाइट रे इस रेयरर मीडियम की सरफेस के पैरेलल चला जाता है, यानी कि लाइट रे डेंसर मीडियम में एक ऐसे एंगल पर आएगा जिसमें वो सीधे सीधे सरफेस के पैरेलल, यानी कि अगर देखा जाए तो नॉर्मल से 90 डिग्री के एंगल पर चला जाता है। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इन द डेंसर मीडियम क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ठीक है। तो साइन IC का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। डेफिनेशन है इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर कह रहे हैं सर TIR क्या होता है। जब कभी बेटा ऐसा कंडीशन आ जाए कि आने वाली लाइट रे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर आई है, तो इस तरीके की लाइट रे के लिए अब कोई स्कोप नहीं बचा है, तो ये वाली लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। ये एंगल I इस वाले एंगल R के बराबर हो जाता है। इसी फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। TIR के लिए सबसे पहली कंडीशन है लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तभी TIR पॉसिबल है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी TIR हमारा पॉसिबल हो पाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यही TIR क्या प्रिज्म में भी पॉसिबल होता है, और अगर होता है तो किस तरह के प्रिज्म में, कितने एंगल वाले प्रिज्म में ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। तो TIR थ्रू 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, यानी कि आइसोस्केलस राइट एंगल्ड प्रिज्म की बात यहां पर होने वाली है, ठीक है। तो उसके थ्रू बेटा हम लोग लाइट रे को 90 डिग्री पर भी डेविएट कर सकते हैं, 180 डिग्री पर भी कर सकते हैं, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इन इट्स पाथ, यानी बिना डेविएशन प्रोड्यूस किए उल्टी इमेज को सीधा करने का काम भी हम लोग प्रिज्म से कर सकते हैं। सबसे पहला केस देखो, प्रिज्म कौन सा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि आइसोस्केलस राइट एंगल्ड प्रिज्म है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। अब यहां पर बेटा ऑब्जर्वेशन देखो क्या कह रहा है। अगर कोई भी लाइट रे इस वाली साइड या इस वाली साइड के आप परपेंडिकुलर लेकर के आ रहे हो, तो ऑब्वियस है ये एंगल 90 है, 90 होगा, सीधे सीधे लाइट रे अंदर घुसेगा। यहां से बेटा वो लाइट रे देखो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। सर TIR क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्रिटिकल एंगल पहले पता करो ग्लास के लिए कितना होता है, तो साइन IC की वैल्यू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 होता है, ठीक है। तो 1.5 कहने का मतलब ये 3/2 हुआ, तो ये बनेगा 2/3,
2/3 का मतलब हो गया 0.67। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स 0.67 के बराबर, जो कि सॉल्व करने पर क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के आसपास आता है। ये सॉल्यूशन जो है बेटा, इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते। फिलहाल आप अपने दिमाग में भी मोटा मोटा रट सकते हो कि भाई किसी भी एयर ग्लास सरफेस के लिए, है ना, यानी एक तरफ एयर एक तरफ ग्लास है, इस तरह की सरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन आने वाली जो लाइट रे है बेटा, क्योंकि इधर से परपेंडिकुलरली आई थी तो सीधे सीधे आ गई, ये वाला एंगल बाई ज्योमेट्री 45 डिग्री है, जो कि 42 डिग्री से बड़ा है। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट रे का क्या होगा, TIR होगा। ये वाला एंगल भी बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 पर लाइट रे आई थी, 45 पर चली गई। ओवरऑल लाइट रे देखो, इंसिडेंट डायरेक्शन ये है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। एक लाइट रे और बना के दिखाई गई, भैया इधर से लाओगे तो भी एंगल 45 ही होगा, इसको भी आप रिफ्लेक्ट करोगे, यानी कि आपने ओवरऑल लाइट रे को 90 डिग्री से डेविएट कर दिया है। चाहे आप इस वाली साइड से लाइए, चाहे आप इस वाली साइड से लाइए। अगला केस देखो क्या है। अगला केस कह रहे हैं किसी भी लाइट रे को हम 180 डिग्री भी डेविएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसी प्रिज्म को हमें क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ये वाला एंगल इस बार देखो 90 है, इधर 45, इधर 45 है। लाइट रे को इस बार देखो हम किधर से ला रहे हैं, हाइपोटेनस की तरफ से ला रहे हैं। पिछली बार हम किधर से लाए थे, परपेंडिकुलर की तरफ से लाए थे और वो ऐसे चला गया। इस बार हम लाइट रे को ऐसे ला रहे हैं, हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर ला रहे हैं। चेक करो, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, लाइट रे इसके परपेंडिकुलर आ रही है। जैसे ही लाइट रे यहां पर आई है, देखो ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो 42 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस है 45 है, तो ये इस तरीके से मुड़ गई लाइट रे, है ना। यहां पे 45 था, ये भी 45 है, तो लाइट रे इस तरीके से मुड़ गई, रिफ्लेक्ट हो गई है। जैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां पहुंची है, यहां भी वही सेम काम हुआ है। अगेन ये 45 था, तो बेटा ये भी 45 हो गया, लाइट रे फिर से जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। यानी कि यहां पर TIR कितनी बार हो रहा है बेटा, 2 बार। एक बार यहां TIR हुआ, एक बार यहां पर भी TIR हो रहा है। दोनों बार कारण एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि 42 डिग्री से बड़ा है, इसलिए यहां पे TIR हो रहा है। तो TIR हुआ और ओवरऑल लाइट रे इस तरीके से चली गई। तो देखो, जो लाइट रे इस डायरेक्शन में आई थी वो लाइट रे इस डायरेक्शन में चली गई, यानी कि 180 डिग्री का डेविएशन हमने करा दिया, राइट। अगला केस क्या हो सकता है, उल्टे ऑब्जेक्ट को हम सीधा करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रिज्म। ये वही आइसोस्केलेस राइट एंगल प्रिज्म ही है। इस बार लाइट रे को हम हाइपोटेनस की तरफ से ना लाकर किसी दूसरे साइड की तरफ से ला रहे हैं, राइट। लेकिन ध्यान रहे, ये जो लाइट रे आप ला रहे हो, ये इस वाली साइड के परपेंडिकुलर नहीं ला रहे हैं। परपेंडिकुलर लाए होते तब तो 90 डिग्री डेविएट हो जाता, जो हम लोग ने यहां पढ़ा था। लाइट रे अगर इस वाली साइड के परपेंडिकुलर लाइट रे लाते तो 90 डिग्री का डेविएशन होता, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी दूसरी साइड के नॉर्मल ऐसा ला रहे हैं, यानी बेस के पैरेलल लाइट रे ला रहे हैं। ये वाली लाइट रे जब आएगा, देखो ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लाइट रे डेविएट हो गई यहां पर, यानी कि रिफ्रैक्ट हो गई है। यहां वाली सरफेस पर जरूर इसका जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR, क्योंकि ये वाला जो एंगल है 42 डिग्री से बड़ा रहा होगा, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे आई है, फिर से रिफ्रैक्ट हो गई है, यहां फिर से रिफ्रैक्ट हो गई। ओवरऑल जो ऊपर वाली लाइट रे आई थी वो फाइनली देखो नीचे से निकल रही है, और जो नीचे से लाइट रे आई थी वो फाइनली ऊपर से निकल रही है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा उल्टा था उसकी इमेज यहां पर कैसी हो गई, सीधी। इस तरह के प्रिज्म को इरेक्टिंग प्रिज्म भी कहा जाता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रखा है उल्टा, तो इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से सीधी, राइट। तो ये इरेक्टिंग प्रिज्म भी कहलाता है। लेकिन ये सारा खेल अभी तक किसके लिए हो रहा था बेटा, ये हो रहा था आइसोस्केलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब है इसके तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर लाइट रे आप इस तरीके से लाएंगे, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, जो कि 42 से ज्यादा है, तो TIR होगा। फिर से लाइट रे देखो आप जो है वो क्या होगी, TIR हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरीके से लाइट रे बाहर निकल जाएगी। लाइट रे का इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ये था, ठीक है। आपने उसको घुमा दिया, कितना घुमा दिया है, 60 डिग्री, यानी कि आपने कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर दिया है, 60 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी इक्विलेटरल प्रिज्म होगा तो आप लाइट रे को बहुत ही इजीली 60 डिग्री से डेविएट कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रिज्म कौन सा है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री वाला प्रिज्म है। यानी कि ये 30 है, वो 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 30 के सामने वाली साइड छोटी होगी, 60 के सामने वाली जो साइड है वो बड़ी है। तो फिलहाल अगर इस वाले प्रिज्म में आप छोटी वाली साइड के परपेंडिकुलर लाइट रे ला रहे हो, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, जो कि 42 से बड़ा है, TIR होगा 60 पर, ठीक है। और यहां पे लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रिफ्रैक्टेड मतलब ये इमर्जेंट लाइट रे है जो बाहर निकली है,
ठीक है। और ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है, तो ये जो आपने डेविएशन प्रोड्यूस किया है, ये डेविएशन 60 डिग्री से छोटा डेविएशन आपने यहां पर प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना। तो डेविएशन जो है यहां पर वो आपका 60 डिग्री से कम वाला डेविएशन प्रोड्यूस हो गया। लगभग 30 डिग्री का डेविएशन मुझे इस डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये 60 है, ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका जो है लगभग 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री का डेविएशन आपने प्रोड्यूस किया, यानी जो लाइट रे ऐसे जाने वाली थी उसको आपने ऐसे घुमा के 30 डिग्री आपने उसको घुमा करके डेविएट करा दिया है, ठीक है ना। तो डायग्राम देखो, डायग्राम देखते ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला केस देखो क्या है, यहां पर कह रहे हैं नॉन अकरेंस ऑफ टीआईआर, यानी कि वो कंडीशन जिसमें टीआईआर नहीं होगा। लाइट रे देखो किसी बड़ी वाली साइड के, जब छोटी वाली के परपेंडिकुलर लाए थे तो यहां पे टीआईआर हुआ था, ठीक है, यहां से रिफ्रैक्ट होकर चला गया था। लेकिन अगर बड़ी वाली साइड के परपेंडिकुलर लाओगे बेटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से कम है, टीआईआर नहीं होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी। या फिर अगर आप हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर ला रहे हो ऐसे, तो भी टीआईआर नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होकर लाइट रे सिंपली चली जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं हाइपोटेनस पर, यह आएगा डी पॉइंट, ठीक है बेटा। डी पॉइंट के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट से आप ऐसे लाइट रे लाओगे परपेंडिकुलरली इसके, तो लाइट रे ऐसे ऐसे आएगी, यहां से अपना रिफ्रैक्ट होकर के कुछ ऐसे चली जाएगी जैसा यहां पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डी के नीचे आप लाइट रे को लाओगे, नीचे लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला इस वाली सरफेस पर वो 42 डिग्री से बड़ा है, 60 डिग्री है, यानी टीआईआर होगा। तो इस वाली सरफेस पर बेटा टीआईआर हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर से लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के चली जाएगी। तो जो लाइट रे आपकी ऐसे आई थी, आपने उस लाइट रे को ऐसे घुमा दिया, अच्छा खासा आपने उसको डेविएट करा दिया लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरीके का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, यानी कि डी के ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलरली आ रही है हाइपोटेनस पर, तो टीआईआर नहीं होगा। डी के नीचे अगर आ रही है लाइट रे, तो फिर यहां पर टीआईआर एक बार हो जाएगा। सारा खेल इस रे डायग्राम को अच्छे से बनाने का है। तो बेटा इन रे डायग्राम्स का बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। टीआईआर को समझने का सिंपल सा एक फंडा है कि जब भी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो भाई साहब वहां पे टीआईआर हो जाएगा, राइट। तो इस चैप्टर को बहुत ही क्विकली डिटेल्ड वे में मैंने आपको रिवाइज कराया है। जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो इस चैप्टर का, इस वीडियो पर आइए, इस वीडियो को बार बार देखिए, कमेंट्स करके बताइए कि आप सभी को ये क्विक रिवीजन कैसा लगा है, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के माइंड मैप लेक्चर में। देखो बेटा, माइंड मैप का यही मतलब होता है कि चैप्टर की एक समरी आपके दिमाग में बैठालना है। उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठालना है, राइट। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द माइंड मैप लेक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करिए। हर हफ्ते आपके लिए एक लेक्चर में लेकर के आता हूं। इन लेक्चर को अच्छे से देखो, एनालाइज करो, रिवाइज करो और कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये कैसा लगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा।